नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश है अभी तक में आज की गतिविधियां। शुक्रवार की रात को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक व्यक्ति की मुखबिरी के शक में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बेशक नूर मोहम्मद उर्फ गब्बर की हत्या को पुलिस पुरानी रंजिश की परिणति बता रही हो, लेकिन मर्डर के पीछे मुखबिरी भी एक ठोस वजह के तौर पर सामने आई है। शुक्रवार की सुबह को ही पुलिस ने चक्कर की मिलक के सटोरिये फहीम धनिया को उठाया था। परिजनों की माने तो उसने पुलिस की मौजूदगी में सरेआम ऐलान किया था कि शाम तक गब्बर को मरवा देगा। फहीम को शक था कि गब्बर ने ही मुखबिरी करके उसे पकड़वाया है। खनन ठेकेदार की हत्या के बाद पुलिस ने फहीम धनिया को फिल्टर करना शुरू कर दिया है। देर रात तक उसे एसपी सिटी पूछताछ करते रहे। नूर मोहम्मद उर्फ गब्बर खनन का काम करता था। पुलिस सटोरियों से भी उसका कनेक्शन बता रही है। उसकी हत्या के बाद परिजनों ने चीख चीख कर कहा था कि हत्या की स्क्रिप्ट लॉकअप में बैठे सटोरिये फहीम धनिया ने लिखी है। पुलिस ने शुक्रवार की सुबह फहीम को चक्कर की मिलक से उठाया था, जिसके बाद फहीम के भाइयों और गब्बर के बीच 4 बजे झगड़ा भी हुआ था। वारदात वाली जगह पर ही गब्बर और उसके भाई अलाउद्दीन को फहीम ने भाइयों व साथियों ने रोक लिया था। गब्बर के परिजनों का कहना है कि तब फहीम धनिया के साथियों ने धमकी दी थी कि 2 घंटे में गब्बर की हत्या कर देंगे। ये नूर मोहम्मद उर्फ गब्बर नाम का व्यक्ति है जो कि चक्कर की मलक में रहता है, आरटी ऑफिस के पास। इसको गोली मारी गई रात में 10:30 बजे के आसपास। प्रथम दृष्टया पुलिस क्या मानकर चल रही है, किस वजह से गोली मारी अभी की जाँच चल रही है, छानबीन चल रही है। इसी दौरान पता चलेगा तो बताएंगे। मृतक कोई पुलिस मित्र भी था क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं। किस विवाद के चलते ये गोली मारी गई, कुछ पता नहीं चला, जाँच चल रही है। कितनी गोली लगी है सर मृतक को? शायद 2 गोली लगी। चक्कर की मिलक शूट आउट में मारा गया गब्बर कई साल से जेल में भी बंद रहा था। उसके खिलाफ लूट जैसी संगीन दफाओं में केस दर्ज थे। गब्बर के परिजनों ने बताया कि जेल में करीब 5-6 साल रहने के बाद गब्बर 4-5 साल पहले ही आज़ाद हुआ था। जेल में रहने के दौरान बंदी गुटों में एक झड़प में गब्बर को गंभीर चोटें भी आई थीं। चक्कर की मिलक में शुक्रवार की रात को हुई गब्बर की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने लेकर जाम लगा दिया। शुक्रवार की रात को गब्बर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को संभाल लिया और गब्बर के शव को उठाकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जैसे ही शनिवार को गब्बर का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों के हवाले किया गया तो हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उन लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी देहात प्रबल प्रताप सिंह भी मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंच गए और जाम लगा रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस एवं परिजनों की काफी देर तक नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रबल प्रताप सिंह द्वारा हत्यारों की शीघ्र ही गिरफ्तारी किए जाने के आश्वासन देने पर लोग जाम खोलने को राजी हो गए। इस दौरान काफी लंबी वाहनों की कतारें भी लग गईं, जिन्हें सुचारू करने में पुलिस एवं ट्रैफिक इंस्पेक्टर आदि को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। क्या मामला है बताइए। कल साहब ये मर्डर हो गया 9 बजे के टाइम, ये तस्वीर टाइम जी। उसके बाद पुलिस को इंक्वायरी नहीं करी। आज तक कितना टाइम हो गया? 24 घंटे हो गए, पुलिस ने कोई भी इंक्वायरी नहीं करी हमारी तरफ से। पुलिस रुपये हावी से मतलब ये तो मतलब पुलिस पैसे बताइए मुझे आप, ये इंसाफ पता है? कौन सा इंसाफ सर बताइए मुझे आप, कौन सा इंसाफ बताइए मुझे आप? क्या छुपा रहे हो? जब पुलिस ने पैसा खाया तो क्यों सर? क्या बताइए आप चाहते क्या है? हम भी चाहते हैं कि हमारे छोटे बच्चे उसके हमारा हैंड है, उसकी बाप नहीं है उसको 4 लाख मिल जाए कम से कम। बताइए सर आप। आज आपने क्या किया है? जी सर, अब आपने आज क्या किया है ये बताइए। अब आज क्या कोई मास्टर ला चाहिए, जाम लगा रखा हम लोगों ने। कब तक आप इसी तरीके से जाम लगाए रहेंगे? जब तक हमारे मतलब ख्वाहिश भी इंसान मिलेगा, हमारी ख्वाहिश पूरी हुई अब तक यार।
हम लोग ऐसे पांडे क्षेत्र में हत्या के आरोप में फंस रहे एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दिनांक 16/5/2015 को वादी विजयभान पुत्र आनंदपाल सिंह निवासी गदईखेड़ा थाना मूडा पांडे मुरादाबाद ने मूडा पांडे थाने में लिखित सूचना दी थी कि रात को 2 बजे के लगभग प्रतिवादी अमनेश व सुनील पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी गदईखेड़ा थाना मूडा पांडे उनके एक अन्य साथी अज्ञात ने वादी के पिता आनंदपाल सिंह को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी गई। उस घटना के संबंध में थाना मूडा पांडे पर मुकदमा अपराध संख्या 167/2015 धारा 302 452 बनाम अग्नेश आदि 3 नफर पंजीकृत होकर विवेचना रविंद्र सिंह थाना अध्यक्ष मूडा पांडे द्वारा प्रारंभ की गई। घटना स्थल पर पहुंचकर घायल आनंदपाल सिंह को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया और नामजद प्रतिवादी को उनके घरों पर तलाश किया गया तो गहरी नींद में घर पर सोए पाए गए। वादी द्वारा घटना की सूचना फोन द्वारा देते समय उक्त घटना में 5 अभियुक्तों के शामिल होने की बात कही थी, लेकिन तहरीर में केवल 2 नामजद और 1 अज्ञात व्यक्ति लिखाया गया। उपरोक्त विरोधाभासी तथ्यों एवं विवेचना के दौरान ठोस साक्ष्यों व तथ्यों तथा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त जोगेंद्र के बयानों के आधार पर ज्ञात हुआ कि वादी के पिता आनंदपाल, ताऊ जिलेदार सिंह, जालिम सिंह तथा तयरे भाई जोगेंद्र, रामबाबू, गोविंद ने मिलकर 3/5/2013 को प्रतिवादी अमनेश के पिता सत्यपाल की खेत पर मेड़ के विवाद में लाठी, डंडों, बल्लम आदि से बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी थी, जिसके संबंध में थाना मूडा पांडे पर मुकदमा अपराध संख्या 123/2013 धारा 147, 148, 149, 302, 307 बनाम जालिम सिंह आदि 6 पंजीकृत किया गया था और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था, जिनसे 4 अभियुक्तों की जमानत हो चुकी है तथा अभियुक्त रामबाबू और गोविंद जेल में निरुद्ध हैं। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की कार्यवाही पूरी ही होने वाली थी तथा मुकदमा सजा होने वाला था। इसी कारण जेल में निरुद्ध दोनों अभियुक्त एवं एक अन्य अभियुक्त किसी भी दशा में वादी पक्ष से फैसला करना चाहते थे। इसी क्रम में कई बार गांव में पंचायत भी बुलाई गई और वादी पक्ष को 20-25 लाख रुपए नगद या जमीन के साथ ही ट्रैक्टर आदि देने का भी लालच दिया गया, लेकिन वादी पक्ष ने किसी भी दशा में फैसला करने से इनकार कर दिया। फैसले की सभी संभावनाएं समाप्त होने के उपरांत जेल में निरुद्ध रामबाबू और गोविंद ने जमानत पाए अभियुक्त जोगेंद्र के साथ षड्यंत्र रचकर अपने पक्ष के जमानत पाए हुए अविवाहित अभियुक्त जिलेदार सिंह उर्फ जिले को, जिसकी उम्र 95 वर्ष की, गोली मारकर 307 भारतीय दंड संहिता का केस वादी अमनेश पुत्र सत्यपाल व उसके भाइयों के खिलाफ लिखाने की योजना बनाई ताकि ये लोग दबाव में आकर फैसला कर सकें। लेकिन घटना की रात को जिलेदार सिंह के स्थान पर आनंदपाल के तहमत ओढ़कर सोए होने के कारण हत्यारे ने उसी के ऊपर गोली चला दी, जो उसके सीने पर लगकर पीठ के पार निकल गई और उपचार के लिए ले जाते समय आनंदपाल की मौत हो गई। इसी क्रम में एसएसपी के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में इस घटना का खुलासा किया गया। ये 16 मई की घटना है, जिसमें एक आनंदपाल सिंह नाम के व्यक्ति थे, उनकी रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद उनके परिवार वालों ने कुछ जो गांव के ही लोग थे उनके विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया। प्रारंभिक जांच के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि जिन लोगों के नाम उन्होंने लिखवाए थे वो पहले एक मर्डर के मुकदमे में वादी हैं और ये पक्ष जो था उसमें मुलजिम पक्ष था। फर्दर जब इस चीज़ की जांच की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उसमें इन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति जोगिंदर नाम का, जो कि जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया है, और इन्हीं के परिवार के 2 लोग और हैं जो कि जेल में बंद हैं उसी मर्डर के मुकदमे में। उन लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र रचने की बात सामने आई जेल के अंदर से कि अपने ही परिवार के एक जो दूसरे वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी ये षड्यंत्र की बात सामने है कि यदि उनकी हत्या करा दी जाए या उनको मरवा दिया जाए, और तो इनका नाम डालने से न केवल मुकदमे में समझौता हो जाएगा बल्कि और भी कुछ चीज़ें थी जिसका लाभ उनको प्राप्त होने वाला था। ये पूरी बात जो अभी पकड़ा गया है जोगिंदर, इसने स्वीकार की, उसने बताया और
जो 2 अन्य जेल में अभियुक्त बंद हैं वो भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गोली मारने वाला जो व्यक्ति है वो अभी गिरफ्त में नहीं आया है, शीघ्र ही हम लोग उसको। मुंडा पांडे क्षेत्र में मार्च के महीने में एक लड़की की घर से उठाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अपहरण और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये लगभग 1-1.5 माह पूर्व की घटना है। इसमें एक बच्ची का शव बरामद हुआ है, जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से गला दबाने से उसकी हत्या की पुष्टि हुई थी और शव 5-6 दिन लगभग पुराना था। तो ऐसा प्रतीत होता था कि 5-6 दिन पहले उसको मारा गया। इस घटना का आज सफल अनावरण थानाध्यक्ष मुंडा पांडे द्वारा किया गया है। उसमें नाजिम नाम का एक व्यक्ति जो कि वहीं पड़ोस का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ के दौरान उसको मारने की बात स्वीकार की और बताया कि जिस जगह पर उसने मारा था घटनास्थल, वहाँ से अगले दिन फिर उसने उस बॉडी को उठा के खेत के किनारे, रोड के किनारे पे डाल दिया था। तो क्या वजह रही? वजह जो प्राथमिक पूछताछ में सामने आई है कि आपस में पारिवारिक विवाद इन दोनों परिवारों का था और जो दीवार बनाने को लेके कुछ डिस्प्यूट था, उसके चलते इसने उसको बच्ची को मारने की बात बताई है। हालांकि अभी और भी तथ्यों पे हम लोग जांच कर रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो संज्ञान में आई हैं, उन चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए जांच की जा रही है। यदि कोई अन्य भी कारण प्रकाश में आता है तो उसको भी जांच में शामिल लाए। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की। थाना कटगढ़ क्षेत्र निवासी राजीव गुप्ता पुत्र स्वर्गीय ब्रजराज शरण गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पे उनकी जमीन को जबरन हथियाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सपा नेताओं द्वारा लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है तथा उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। सभी लोग समाजवादी पार्टी के पुराने लोग हैं और काफ़ी ताकतवर हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग
मौजूदा समय में भी पदाधिकारी हैं और काफ़ी हद तक समाजवादी पार्टी की सरकार में भी अपना दखल रखते हैं। ऐसे में उन्हें तथा उनके परिवार को जान माल का खतरा है। इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेजा। इसके साथ ही गृह मंत्री, भारत सरकार, नगर विकास मंत्री, एसएसपी, डीआईजी, आईजी के साथ ही तमाम जगह उन्होंने इसकी प्रतिलिपियां भेजी हैं और अपनी जान माल और जमीन की सुरक्षा की गुहार लगाई है। ज्ञापन देने वालों में उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। मेरी दादालाई जगह है, उसे कुछ भूमाफिया लोग जो समाजवादी से संबंध है जबरदस्ती पर कब्जा करना चाह रहे हैं। माता जी के मरने के 6 माह बाद एक फर्जी वसीयत बना दी और उसमें उससे अपना नाम चलवा कर उसे बेचना चाह रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? सब समाजवादी पार्टी से हैं। जयवीर यादव हैं, उनके भाई हैं, उनके भाई विजय यादव हैं, उनके सब पूरी फैमिली है। उन्हें समाजवादी के जितने नेता उन सबका समर्थन है। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच हो के मेरे जान माल की रक्षा की जाए। आपकी जान को भी खतरा है? मेरी जान को भी खतरा है, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। बच्चों को भी किसने दी आपको ये धमकी? मुझे फोनों पे मिल रही हैं कि हम समाजवादी पार्टी के बड़े ज़्यादा रही जगह है उसकी रक्षा करी जाए, मेरे परिवार की रक्षा करी जाए। क्रिमिनल केस खोलने के लिए पुलिस ने भी हाईटेक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। प्रदेश की पहली फॉरेंसिक मोबाइल वैन मुरादाबाद के लिए भेजी गई है। अब मुरादाबाद में भी अमेरिका की तर्ज पर FBI की जैसी ही एक टीम कार्य करेगी जो जल्दी ही क्राइम कंट्रोल करने का दावा कर रही है। ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश द्वारा भेजी गई एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन है, जिसमें क्राइम होने के बाद ये तत्काल मौके पर पहुंचेगी, जिससे ब्लड सैंपल के साथ ही बुलेट होल टेस्टिंग किट भी मौजूद है, जो कि गोली के चलने की दिशा और दशा सब कुछ लिखनी पड़ेगी यार। मोदी सरकार के सांसद विकास के दावे चाहे जितने भी कर लें, लेकिन उनसे वही गांव नहीं संभाले जा रहे जिनको उन्होंने गोद लेकर विकास कराने का दावा किया था। मुरादाबाद के सांसद कुंवर सर्वेश कुमार का गोद लिया गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लोगों का गांव में फैली गंदगी के चलते घर से निकलना दुश्वार हो गया है। सांसद का गोद लिया डिलारी ब्लॉक का गांव सहसपुरी बदहाली के चलते चर्चाओं में है। सांसद के गांव को गोद लेने के बाद गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन अब गांव के लोगों में उदासी और गुस्सा देखने को मिला है। लोगों का आरोप है कि सांसद गांव को गोद लेने के बाद गांव का विकास कराना तो दूर, गांव में लौटे तक नहीं है। गांव की सड़कों का बुरा हाल है तो दूसरी तरफ फैली गंदगी से ग्रामीणों में बीमारी फैलने का डर सता रहा है। गंदगी है इस गांव में, वैसे ये सांसद का गोद लिया हुआ गांव है और यहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है कि ना तो यहाँ पे प्रधान आते हैं ना ही सांसद। इतनी गंदगी है कि बच्चे बीमार रहते हैं, तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं, कोई खबर लेने वाला नहीं है। और गांव के हालात ऐसे हैं, वो इतनी तंगी चल रही है कि बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है हम लोग, क्या करें। अब अगर ग्राम प्रधान की बात करें तो महोदय गांव का घर छोड़कर उत्तराखंड के जसपुर में जाकर बस गए हैं। ग्राम प्रधान की अनदेखी की वजह से सारे गांव का भविष्य दांव पर लगता नजर आ रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सांसद का गांव को गोद लेना तो दूर की बात, ग्राम प्रधान के निकम्मेपन के चलते गांव में ग्राम निधि तक से काम नहीं हुआ है। तो सांसद जी आते हैं ना, ग्राम पंचायत से कोई काम होता है, गांव के जो प्रधान है वो गांव छोड़ के अपना घर छोड़ के जसपुर जाके रहने लगे, अपनी कोठी बना ली, लेकिन गाँव की कोई सुध नहीं लेता है यहाँ पे। और घर से निकलना मुश्किल है, घर के आगे कूड़ी पड़ी है और घर की तकलीफें बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। दिल्ली रोड स्थित PACL की एक ब्रांच पर बदायूं की एक महिला कई महीने से अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी FD का भुगतान लेने के लिए चक्कर लगा रही है, लेकिन उस विकलांग महिला को आज तक भुगतान प्राप्त नहीं हो सका है। PACL के नाम से मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर एक कंपनी कार्य कर रही है, जो कि पहले भी कई बार अपने कार्यालय बदल चुकी है। अब ये कंपनी
गांधी कॉम्प्लेक्स में अपना ऑफिस लेकर पहुंच गई है, जहां पर लोग अपना पैसा पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को सामने आया, जब बदायूं की रहने वाली आतोष देवी अपने पति रामवीर सिंह पुत्र विशाल सिंह निवासी गोरियारी तहसील बिसौली जनपद बदायूं की मृत्यु के बाद अपने पति द्वारा कराई गई 20,000 रुपए की एफडी के लिए अब तक 15-16 चक्कर लगा चुकी हैं। उनके पति का देहांत 27 मई 2012 को हो गया था, लेकिन अब तक उनके पति की एफडी का भुगतान नहीं किया गया है। इस बात को लेकर आतोष देवी खासी परेशान है। ज्ञात रहे कि आतोष देवी एक विकलांग महिला है, साथ ही उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन उनकी इस स्थिति पर भी शायद PACL लिमिटेड को तरस नहीं आ रहा। ऐसे में इस कंपनी द्वारा फर्जीवाड़े की उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इस कंपनी के इस दफ्तर पर तमाम लोग अपने पैसे के लिए चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन किसी को भी आज तक भुगतान नाम की चीज़ प्राप्त नहीं हुई। लगता है इस महिला को भी इसी प्रकार से अपने पति की एफडी को पाने के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे। हम तो बहुत अच्छी तरह चलो ठीक है, पहुंचवा दियो है। हमें परेशानी ये है कि हमने एफडी करी 20,000 रुपया की, सुनिए हमारे पैसा हमें मिल जाना चाहिए बेटा, हम जो चाह रहे हैं। और कई बहुत दिन से कह रहे हैं कि मिल जाएगा मिल ही नहीं रहा। हमारा पहचान पत्र है बेटा, जो कह रहे हैं मिलेगा कहा को तो कब मिले ना मिला, हमें कहा को जो कह रहे हैं बजी की कंपनी ये पुष्पेंद्र ने कहाँ रहते हैं, ये वहाँ रहता तिगड़ी 10-12 बार आ चुकी है यहाँ पे, और ये हिंदू महासभा के कार्यालय पे आई थी। इनसे चला नहीं जा रहा था, इन्होंने आके ये कहा कि कम से कम 15-16 बार आ चुके हैं बधाइयों से, और हर बार इनको टाल टूल के भेज देते हैं, तो मजबूरन मुझे आना पड़ा। इनका पल्स में इनका एफडी थी 20,000 रुपये की लिमिटेड, और उसके बाद इन्होंने वो जो एफडी थी इनको दे नहीं रहे हैं। इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, इनको 1 साल भी हो चुका, ओवर हो चुका है, लेकिन हर बार इनको टाल देते हैं, उस बिना पे आना पड़ा। उसके बाद फिर इनके ऑफिस पे चेतावनी देनी पड़ेगी। इन्होंने जुलाई तक का टाइम लिया, अगर जुलाई तक ये नहीं करते हैं इनकी पेमेंट, तो उसके बाद हिंदू महासभा इनको दिखाएगी कि पल्स ऑफिस ऑल ओवर यूपी तो नहीं कर पाएंगे। ये फर्जीवाड़ा जिनका भी चल रहा है उनको बंद करवाएंगे। शनिवार को दिल्ली रोड पर नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से लगे हुए सभी होर्डिंग्स हटा दिए। नगर निगम द्वारा जहां एक तरफ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं नगर निगम की जो संपत्ति इसके अलावा लगी हुई है, उस पर भी कुछ लोगों ने होर्डिंग आदि लगाकर अपना कब्जा कर लिया था, जिसे मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने एक अभियान चला रखा है, जिसके तहत नगर निगम के कर्मचारी स्वयं जाकर उस संपत्ति से होर्डिंग आदि को उतार कर अपनी संपत्ति को कब्जा मुक्त बनाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में दिल्ली रोड पर भी होर्डिंग आदि उतारने का कार्य नगर निगम की टीम द्वारा किया गया। इस दौरान मानसरोवर के गेट के ऊपर लगे हुए स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं के अलावा प्रतिष्ठानों के सभी होर्डिंग्स को नगर निगम की टीम द्वारा उतार दिया गया। होर्डिंग्स का उतारा जाना एक आवश्यक कार्य तो था ही, लेकिन क्या नगर निगम इसके एवज में इन सभी लोगों पर कोई पेनल्टी डालेगा, इस बात के सवाल पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। नगर निगम की टीम का कहना था कि उनको सिर्फ इन होर्डिंग्स को उतारने
के लिए ही भेजा गया है, इसलिए वो सिर्फ इन होर्डिंग को उतारने का कार्य कर रहे हैं। अगर किसी पर कोई पेनल्टी पड़ेगी तो इसका निर्णय सिर्फ नगर निगम के अधिकारी लेंगे। अगर इन होर्डिंग्स पर नज़र लगाई जाए तो ये होर्डिंग्स सभी उन लोगों के हैं जो बाज़ार में अपनी एक खास पहचान रखते हैं और प्रतिष्ठित दुकानदारों अथवा प्रतिष्ठित स्कूल कॉलेजों के माने जाते हैं। लेकिन ऐसे में नगर निगम को बिना टैक्स दिए हुए ये लोग अपना प्रचार मुफ्त में करने का प्रयास करते हैं, तो वहीं नगर निगम भी इनके होर्डिंग्स आदि को हटाने में इतनी देर लगा देता है कि उनका प्रचार का समय पूरा हो जाता है। ऐसे में लगता है कि नगर निगम की टीम अपना कार्य करने में सक्षम तो है लेकिन देर कर देती है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे। परिवार कल्याण महानिदेशालय के तत्वाधान में प्यारी बिटिया ऑनलाइन सेवा की एक कार्यशाला का आयोजन मंडलायुक्त की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में आयुक्त विपिन कुमार द्विवेदी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि भ्रूण हत्या ना हो, इसको रोका जाए। उन्होंने सभी चिकित्सकों को आगाह किया कि मुरादाबाद मंडल में इस तरह का कृत्य बिल्कुल ना होने दें। डॉक्टर इसे रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने सभी चिकित्सकों से कहा कि मंडल में यदि कहीं पर इस तरह का कृत्य पाया जाएगा तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही जरूर की जाएगी। यदि किसी चिकित्सक को भी इस विषय में कोई जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना उन्हें दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने चिकित्सकों के साथ ही जनमानस से भी अपेक्षा की है कि वे प्रकृति के विरुद्ध जाकर कन्या भ्रूण हत्या में सहभागी ना बने, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके इसके लिए महिला पुरुष का लिंग अनुपात होना समान होना भी आवश्यक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव ने कहा कि 27 नवंबर 2014 को मुख्यमंत्री द्वारा प्यारी बिटिया वेबसाइट का शुभारंभ किया जा चुका है। सभी अल्ट्रासाउंड एवं रेडियोलॉजिस्ट के सेंटर की डिटेल इस वेबसाइट पर लोड हो जाए। इसी उद्देश्य से जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया है और मंडल के चिकित्सकों को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र मुरादाबाद में ऑनलाइन हो गए हैं, प्रत्येक डिलीवरी जनरेट की जा रही है। उन्होंने कहा कि आप भी अपने सेंटर का डाटा अपलोड करते रहें तो यह महत्वपूर्ण कार्य होगा और डाटा भी अवेलेबल रहेगा। उन्होंने सभी चिकित्सकों से कहा कि PCPNDT एक्ट के अंतर्गत बहुत से नियम हैं जिनका सभी सेंटर वालों को पालन करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। उन्होंने पोर्टेबल मशीन की उपयोगिता बताते हुए कहा कि इसका दुरुपयोग न करें, चिकित्सक नियमानुसार ही कार्य करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी फैसल आफ्ताब, ADM सिटी सहित मंडल भर के चिकित्सक आदि भी उपस्थित रहे। संयुक्त निदेशक PCPNDT कंपनी बाग के आम जनता से छिन जाने के बाद अब इस पर कुछ लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो मानक के अनुसार नहीं है। सीधे तौर पर यहाँ पर पीली ईंट का प्रयोग दीवारें बनाने में किया जा रहा है। जी हाँ, ये वही कंपनी बाग है जो कुछ समय पहले महानगर के लोगों के हाथों से छीन लिया गया और प्रदर्शनी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को भी अब सड़क पर पहुंचा दिया गया। बताया गया था कि ये पार्क बहुत ही जल्दी एक ऐसा पार्क बन जाएगा जो महानगर के लोगों को एक अच्छा मनोरंजन का साधन साबित होगा। लेकिन यहाँ पर लगी हुई ईंट को देखकर आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पार्क को बनाने में किस प्रकार की सामग्री लगाई जा रही होगी। यहाँ तक कि यहाँ कार्य करने वाले लोगों ने भी बताया कि यहाँ पर पीली ईंट रखी हुई है जो यहाँ लगाई जा रही है, लेकिन कैमरे के सामने आते ही उन्होंने कह दिया कि इस ईंट को ठेकेदार द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ये ईंट यहाँ लगनी ही नहीं थी तो ठेकेदार द्वारा इस ईंट को यहाँ पर क्यों मंगाया गया। इसके अलावा तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद नगर आयुक्त को देने चाहिए, लेकिन जिस समय हमारी टीम नगर आयुक्त के कैंप कार्यालय पर पहुंची उस समय वो वहां पर मौजूद नहीं थे।
यहाँ पे इस वक्त 3-4 महीने। अरे अब्बल है पीला के अलावा यही दोनों है। तो शुरू से यही लगी है? यहाँ यही फुहारा बन रहा है। अच्छा, जो ये ईंटें रखी हुई हैं, ये क्या कौन कौन सी ईंटें रखी हुई हैं? दोयम है और अब्बल है। दोयम कौन सी कहलाती है? दोयम तो कहलाती है वो वाली जो उधर के साइड में। पीला जो कहलाती है? पीला थोड़ी हल्की पीली होती है। अच्छा अच्छा। जो लाल सुरख होती है उसे अब्बल बोलते हैं। तो इसमें पीला ईंट इसमें लगी हुई है ना? पीला तो खैर नहीं लगी, जब से मैं आया मैं तो अब्बल ही लगी है। अब्बल ही लगी है इसमें। पीला तो ऐसी रखाई है, रखी हुई है ये। हाँ, पीला नहीं लगा। अच्छा, अब मसाला क्या वो चल रहा है? कितने मसाला चल रहा है? 4-1 का। तुम कौन हो भैया यहाँ? इस पार्क का सपना जैसा नगर निगम द्वारा दिखाया गया था, शायद वो सपना ही था जो हकीकत में नहीं बदल सकता। ऐसी स्थिति में जो पार्क महानगर वासियों से छीन लिया गया वो शायद अब कुछ ही लोगों के हाथों में चला जाएगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पार्क में जाने के लिए अब अधिकारियों को भी यहाँ के एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड की अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा इस पार्क में जब कभी बच्चे खेला करते थे, आज उन बच्चों के खेलने तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड इस मामले में कहते हैं कि ये यहाँ पर सिक्योरिटी की कमी है, यहाँ 4 लोग हैं, कम से कम 10 लोग होने चाहिए। जो महानगर की चीज है महानगर के लोगों से ही वापस मांगी जा रही है। इस बात को शायद नगर निगम स्वयं भी महसूस करता होगा, लेकिन ऐसा लगता है मानो किसी बड़े दबाव के चलते नगर निगम भी अपनी इस बात को मन के मन में दबाए बैठा है। कम से कम 10 लड़कों की जरूरत है। 10 लड़कों की जरूरत है। यहाँ पे कुल 4 लोग चल रहे हैं। 4 लोगों से यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। क्या परेशानी रहती है? परेशानी ये, पार्क बड़ा है, मैच भी खेलते हैं बच्चे, मानते नहीं, इधर से निकलते हैं। किस चीज़ से मनाही करिए, या तो इसका जाल बंद कराया जाए। वो जाल काट रखा है इन्होंने मैच खेलने वाले बच्चों ने। हमने अधिकारियों से शिकायत की थी, बोले इसका चलो हो जाएगा, ये अभी कोई सुनवाई नहीं है इसकी जाल के बारे में। तुम्हारे सामने यहाँ पर पीला ईंट लगाई जा रही, तुमने तब कुछ नहीं कहा? इसके बारे में हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम मात्र हैं सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी को यहाँ पे कोई वैसा ना हो देखाबारी के लिए। पेड़ पौधे और ये इतनी बातचीत के दौरान इस सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चों को ऐसी गाली भी दे दी जिसे हम आपको नहीं सुनवा सकते। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो महानगर की जनता को ही इस प्रकार के शब्द बोल दे तो उसके रहनुमा किस प्रकार से जनता को महसूस करते होंगे, और उसकी जरूरतों के हिसाब से शायद इस पार्क को बाग से हटाकर खूबसूरत बनाने की जो पहल की गई है वो भी कामयाब ना हो सके, क्योंकि जिसके नौकर इतने बदतमीज होंगे उसके मालिक शायद उससे ज्यादा कहीं बदतमीज हो सकते हैं। यहाँ यही फुहारा बन रहा है। अच्छा, जो ये तुम कौन हो भैया यहाँ के? ये मिस्त्री है, काम कर रहा है। ये जो पीला ईंट रखी क्यों रखी गई है? ये पीली ईंट लगाई नहीं है एक भी यहाँ। अच्छा, आप बताएं मंगाई क्यों गई है? उन्होंने लाकर रख दी थी दिखाने के लिए। बच्चा ने लाकर रख दी थी, लगाई नहीं बिल्कुल भी ईंट भी यहाँ पे। सब अब्बल की ईंट लग रही है खाली यहाँ पे। अच्छा। मिस्त्री साहब कहते हैं कि दोनों प्रकार की ईंट रखी हुई है। पीली ईंट आ जरूर गई है लेकिन लगाई नहीं गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सामान आया हो वो निर्माण के कार्य में ना लगा हो? इससे ऐसा लगता है मानो ठेकेदार और ठेका देने वाले दोनों ही अपनी मिली भगत के चलते कंपनी बाग को अच्छा पार्क बनाने के बजाय अपनी जेबें भरने में लगे हैं। गर्मी के मौसम में स्कूल खोले जाने के आदेश के बाद अब शिक्षकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कुछ शिक्षक अपने नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। उच्चतर प्राथमिक विद्यालय दांग में पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी विकास खंडों से आए हुए अध्यापकों ने प्रतिभाग किया। इस बैठक में ग्रीष्मकालीन अवकाश में मध्याह्न भोजन बनवाने का विरोध किया गया तथा इस संबंध में मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा गया। जिलाध्यक्ष जगत नारायण शर्मा ने कहा कि यह शिक्षकों और शिक्षिकाओं के साथ अन्याय है जिसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 21 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है। ऐसी भीषण गर्मी में स्कूल खोलना न्याय संगत नहीं है। इस भीषण गर्मी में बच्चे चलकर स्कूल आते हैं, अगर चक्कर खाकर वो गिरने लगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बैठक की अध्यक्षता जगत नारायण शर्मा तथा संचालन मधु तथा
मध्य मंत्री ब्रह्म सिंह ने किया। इस दौरान बैठक में जयप्रकाश सैनी, साहब सिंह, चंद्रवीर सिंह, विजेंद्र सिंह, नरेश सिंह, विनोद कुमार, विपिन कुमार, मदन सिंह, यामिनी शर्मा, अनिल कुमार, ओमवीर सिंह, प्रशांत कुमार, ब्रजपाल सिंह, सरिता, अनीता, नाजिया हसन, सुदेश कुमार आदि शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। इसके बाद सभी लोग प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। इसके अलावा इस ज्ञापन की प्रतियां नगर विकास मंत्री के साथ ही अन्य विभागों एवं मंत्रालयों को भी भेजी गई हैं। चक्कर खा के करेंगे कौन जिम्मेदार होगा? चक्कर खा के करेंगे कौन जिम्मेदार होगा? बीच में एक ऐसा शासन आदेश लागू जारी किया है कि बच्चों को खाना खिलाएं, स्कूलों में अध्यापक रुकें और 40 दिन लगातार स्कूलों में खाना बनेगा। बच्चे विद्यालयों में आ नहीं रहे हैं, सरकार के धन का दुरुपयोग होगा और रसोईया खाना बनाने को तैयार नहीं है। भीषण गर्मी है, हमारे देहातों में बिजली की विकराल समस्या है, तो बच्चा भी बीमार हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बहिष्कार के लिए माननीय मुख्यमंत्री को इस आदेश के संदर्भ में संशोधन के लिए अभी जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारे इस जो संशोधन है इसे वापस लें, क्योंकि ये शिक्षक हित में, जनहित में, सरकार के हित में नहीं है। 2010 में भी ये लागू किया था, तब ये विफल हुआ था, तो ये कामयाब नहीं है। इससे धन का दुरुपयोग सरकारी धन का होगा, इसलिए शिक्षक समुदाय शिक्षक हित में, सरकार हित में इसके लिए वापस करने के लिए विरोध करता है, अनुरोध करता है मुख्यमंत्री से कि इस संशोधन को वापस। उत्तर प्रदेश स्काउट गाइड की तरफ से एक 10 दिवसीय पेयजल शिविर का आयोजन कलेक्ट्रेट पर किया गया। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड जनपद मुरादाबाद संस्था ने 10 दिवसीय निशुल्क पेयजल शिविर का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया। शिविर का शुभारंभ स्काउट के जिला मुख्य आयुक्त मेजर डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने ऐसे आयोजनों में बच्चों की सेवा भावना की प्रशंसा की। एडीएम हरिराम ने स्काउट एवं गाइड के हाथों शीतल जल पीकर जल शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। इससे पूर्व मुख्य आयुक्त मेजर डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि हरिराम एडीएम का परंपरागत रूप से स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला कमिश्नर स्काउट ब्रजपाल सिंह यादव, जिला सचिव राजीव कुमार पाठक, डीओसी स्काउट इफ्राइन अहमद, डीओसी गाइड सुखरानी आदि भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। मेरा नाम प्रशांत है जी। किस वितरण के आप ये पानी वितरण कर रहे हैं, किस विषय को लेकर? दूसरों की सेवा करने जाते हैं, जो लोग सेवा करने जाते हैं, हम दूसरों की सेवा करने जाते हैं। बस हम स्काउट है, हमारा यही सेवा करो हमारा। कौन सा स्काउट है ये? कौन सी कॉलेज से स्काउट? ये हमारे चित्रकूट कॉलेज से स्काउट हूँ मैं। और इस विषय को लेकर आप और क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सभी लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये पानी पीना बहुत जरूरी है, गर्मी के कारण बहुत लोग बेहोश भी हो जाते हैं, इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है। जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के दौरान आयोजित किए गए कोपले कार्यक्रम में महानगर के बच्चों के कार्यक्रमों पर सभी महानगर के लोग झूम उठे। जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी की ओर से आयोजित मुरादाबाद महोत्सव 2015 में शुक्रवार की शाम कोपलों के नाम रही। शहर के कई स्कूलों के बच्चों ने इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आरआरके स्कूल इस शानदार शाम का आयोजक रहा था, तो मंच पर अन्य स्कूलों की बाल प्रतिभाएं भी दर्शकों को कुर्सियों पर जमे रहने को मजबूर बना रही थीं। आरआरके स्कूल के बच्चों ने कठपुतली नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की कला बिखेरी तो सभी वाह वाह कर उठे। पीएमएस जीके पब्लिक स्कूल, महाराजा अग्रसेन नौसगे पब्लिक स्कूल, पंडित शंभुनाथ दुबे स्कूल, बोनी एनी एडम एंड हीव रामचंद्र मिशन स्कूल आरएसडी के बच्चों ने देर रात तक सभा बांधे रखा। थीम डांस, गरबा, क्लासिकल नृत्य आदि के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इस शाम की खास मेहमान के रूप में पहुंचे अपर आयुक्त डॉक्टर कंचन सरन मौजूद रहीं। आयोजक स्कूल आरआरके की प्रधानाचार्य वंदना छाबड़ा, के मिश्रा, केसीएम स्कूल के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर संजय पांडे, जिला कृषि विकास प्रदर्शनी के जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर यशराज सिंह आदि भी मौजूद रहे।
मैं चाहूँगा अगर आगे है बरसात, कोई लड़की है जब वो हंसती है। इनर व्हील मिड टाउन की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तरह तरह के गेम्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इनर व्हील क्लब मिड टाउन मुरादाबाद की मई माह की साधारण सभा समर स्पेशल के रूप में आयोजित की गई। कार्यक्रम में क्लब सदस्यों ने गर्मी स्पेशल, हाउजी, 1 मिनट गेम्स, सरप्राइज आदि का भी आनंद लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्लब सदस्यों द्वारा किए गए हेल्थ और ब्यूटी के टिप्स रहे, जिसमें दया अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, नीरू सरन, रेणु गुप्ता, अनीता रस्तोगी, प्रभा बंसल, रोहिणी कंसल, अरुणा, किरण शर्मा आदि ने गुणकारी टिप्स दिए। सभा में 2 लकी ड्रॉ भी निकाले गए। कार्यक्रम में कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्पेशल कोल्ड ड्रिंक घर से बनाकर लाना था। इस प्रतियोगिता में विजयी रही क्लब सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सरिता गुप्ता, अरुणा गोयल, अनीता रस्तोगी, रेणु गुप्ता, रोहिणी कंसल, प्रभा बंसल, दया अग्रवाल, शिखा जैन, निशा जैन, आरती जैन, नीता गुप्ता, प्रीति अग्रवाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम आज आयोजित किया। आज की समर स्पेशल बैठक हमारी यहाँ पर उपस्थित है लेडीज़ क्लब में, और सभी बहनों यहाँ पर उपस्थित हैं। अधिक से अधिक संख्या में सभी ने पहुँचने की यहाँ पर कृपा करी है, और मैं चाहूँगी कि अपना क्लब दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों पर बढ़ता जाए, और हमारे क्लब में बहुत अच्छे कार्यक्रम चलते रहते हैं, जिनको करने के लिए हमारी सभी महिलाएं उपस्थित रहती हैं। आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज समर स्पेशल हमारी, इसके अलावा और क्या रणनीति और है? उसमें हमारी 30 जून को हम लोग असेंबली करने जा रहे हैं, वो मिड टाउन होस्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी हमारी सभी बहनों से कार्यक्रम की में क्या क्या चलेगा उसके लिए बताएगा। महानगर के लंगड़े की पुलिया पर दस्तारबंदी की एक महफिल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मुरादाबाद में स्थित लंगड़े की पुलिया पर इस्लामिया फैजुल कुरान मदरसे पर दस्तारबंदी के अवसर पर एक बैठक का आयोजन किया गया। तत्पश्चात मदरसे में मौजूद सभी मौलानाओं ने और हजरत मुफ्ती साहब ने नियाज की। इस मौके पर मुफ्ती साहब के सभी शागिर्द भी शामिल रहे। मुफ्ती साहब ने सभी मुसलमान भाइयों और बहनों व उनके बच्चों, अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक हैं, उन सभी की ज़िंदगी में रहमत नाजिल के लिए मुफ्ती साहब और मौजूद सभी लोगों ने तहे दिल से दुआ की। अल्लाह का हम फरीज़ा समझ करके, अल्लाह का हम फरीज़ा है, हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह की जिम्मेदारी। ومن شر النفاثات في رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد। आज इस मस्जिद में क्या हुआ? आज ये ख़त्म बुखारी शरीफ मदरसा फैज़ुल कुरान की जानिब से, उसमें जो फजीलत में दौर हदीस में और आलिम और फाजिल बन के लोग जाने वाले हैं, पढ़ के फारिग हुए हैं, उनकी किताब, आखिरी किताब ख़त्म बुखारी शरीफ, उस ख़त्म बुखारी शरीफ की तकरीब और महफिल थी, जिसके लिए मैं हाजिर हुआ था, और इसीलिए कुछ उसी से मुताल्लिक़ कुछ बयान करने के लिए आया था। आपके काफ़ी शागिर्द यहाँ मौजूद रहे, आपको कैसा लगा? जी हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छा डिस्प्ले। मेरा नाम आले रसूल है। जो आपने विज्ञापन दिए हैं, इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? कब तक होगा, कहाँ से शुरू होगा? आज की तकरीब में आलम इस्लाम की अपनी शख्सियत उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मोहम्मद हाशिम साहब के बिला
प्रोफेसर माफला जामिया नईमिया मुरादाबादी ने बेहतरीन आलिमाना अंदाज में हमारे तलबा को ख़त्म बुखारी कराया और बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स बेहतरीन अंदाज में दिया। हम लोग काफ़ी फैज़याब हुए, हमारे तलबा भी काफ़ी फैज़याब और मुस्तफ़ीज़ हुए। आगे क्या प्रोग्राम है? आगे हमारे दारुल फैज़ुल कुरान से फारिग होने वाले तकरीबन 46 बच्चे की दस्तारबंदी का एक अजीमुशान जलसा बनाम फैज़ नूरी कॉन्फ्रेंस से 27 मई को मुनक़िद होने वाला है, जिसमें सरपरस्ती फरमाएंगे हज़रत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब की सदारत हज़रत अल्लामा हाशिम साहब की क़िबला की होगी। इसमें अदीब शहीद फ़लक ख़िताबत के बदर मुनीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहब क़िबला, खलीफ़ क़ाज़ी क़ज़ात हुज़ूर ताजुल शरिया सासली फारिग दिल्ली और ख़तीब मुनफ़रिद मिसाल मुस्लिह कौम हज़रत अल्लामा मोहम्मद आसिफ रजा साहब शेर दिल्ली ये तशरीफ़ ला रहे हैं। दारुल उलूम अंसारिया फैजुल कुरान का 65वां दस्तार बंदी का मंजर 27 मई 2015 को होगा और उस तकरीब की ख़त्म बुखारी 21 मई 2015 बरोज़ जुमेरात को होगी, जिसमें उलमाए इस्लाम की अबकरी शख्सियत उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा हाशिम साहब क़िबला ने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का काफ़ी अलीमाना अंदाज में दरस दिया। इस तकरीब में शिरकत फरमाने वाले हज़रत अल्लामा मुफ्ती आले रसूल साहब, प्रिंसिपल दारुल उलूम इस्लामिया फैजुल कुरान और हज़रत अल्लामा अमन वाइस साहब और हज़रत अल्लामा अशफाक साहब, हज़रत अल्लामा महफिल साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्तीउर रहमान साहब व कारी अबरार साहब जलसे में खिताब फरमाने के लिए दिल्ली से तशरीफ़ ला रहे हैं। यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे। बेलारी क्षेत्र में अचानक तेज वोल्टेज आ जाने के बाद एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रात में अचानक तेज वोल्टेज से घर में हुए फॉल्ट को ठीक करने के प्रयास में 30 वर्षीय किसान को जोरदार करंट लगा। इससे वह बेहोश हो गया। तत्काल ही उसे इलाज के लिए मुरादाबाद लेकर गए, लेकिन वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से घर में कोहराम मच गया। परिजनों, संबंधियों के अलावा क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे और संवेदना जताई। घर के अंदर जवान मौत से कोहराम मच गया। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। खड़ुआ गांव के चौधरी रणवीर सिंह ने 1.5 दशक पहले बिलारी में स्टेशन रोड पर मकान बनवाया था। उनका इकलौता बेटा 30 वर्षीय विकास कुमार, पत्नी डॉली, 1.5 वर्ष की बेटी आराध्या के साथ इसी मकान में रहता था। रात में सभी लोग सोए हुए थे। करीब 2 बजे तेज वोल्टेज के चलते घर में फॉल्ट हो गया और केबल जलने लगा। इसी दौरान विकास की आंख खुली तो उसने अनहोनी से बचने के लिए केबल खींचकर लाइन बंद करनी चाहिए। इसी दौरान उसे करंट लग गया। केबल उसी के हाथ में जकड़ गया। तभी उसने बिहार निवासी नौकर को भी आवाज लगाई, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई और करंट से वह बुरी तरह से झुलस गया। नौकर के शोर मचाने पर घर के अन्य सदस्य एवं आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और बेहोशी की हालत में विकास को लेकर मुरादाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ लापरवाही है, क्योंकि कॉलोनी में कई बार हाई टेंशन का ये करंट दौड़ा है और उसके बावजूद भी मानो ना तो प्रशासन को जगता है और ना ही कोई लाइनमैन या कोई भी कुछ अधिकारी इस चीज़ की सुनते हैं। अच्छा, क्या हुआ पूरी बात बताइए आप शुरू से। कहने रात के 2 बजे अचानक हाई टेंशन का करंट जो है केबल में दौड़ गया। उसके बावजूद ये कूलर में आग लगी तो ये भाग के आया, उसे केबल को हटाने आया। रात में दिखी या नहीं दिखी, कैसे टच हुआ, उसके बाद में ऑन स्पॉट यहाँ पर जो है ये हादसा हो गया। रास्ते में मुराद हम कॉस्मोस में ले गए, उसके बावजूद वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, कहाँ की घटना है? घटना तो यहीं की है। जगह का नाम बताओ। जगह स्टेशन रोड। अच्छा, पहले भी हुए ऐसे हादसे? हाँ, काफ़ी हादसे हो, यहाँ 2-3 हादसे और कॉलोनी वाले कह रहे हैं कई बार ये ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो आपने कभी शिकायत की इसकी? शिकायत कॉलोनी वालों ने करी है।
बिलारी क्षेत्र के गांव शेरपुर माफी में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल के एवज में विधायक की मौजूदगी में राहत के चेक बांटे गए। क्षेत्र के लोहिया गांव शेरपुर माफी में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई गेहूं की फसलों का मुआवजा बांटा गया। प्रधान शमीमुल्लाह सैफी के कार्यालय पर 227 किसानों को 6,45,000 रुपए के चेक विधायक हाजी मोहम्मद इरफान के हाथों बंटवाए गए। तहसीलदार वीके कुशवाहा ने बताया कि न्यूनतम 1,500 रुपए का चेक है। इस दौरान विधायक बोले कि सपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कृषि निवेश योगदान निधि से किसानों को सरकारी सहायता दी जा रही है। कहा कि सिंचाई के लिए बिजली सुचारू रखने, नलकूपों का रखरखाव रखने के लिए भी सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान, विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद फहीम, नसीम पाशा, भूरे सैफी, रामवीर सिंह यादव, वशीर सैफी, आकिल सैफी, अकरम सैफी, मोबिन सैफी, मोहम्मद उमर सैफी, मोहम्मद अशरफ, बीडीसी मोहम्मद नबी, मेहंदी हसन आदि लोग भी उपस्थित रहे। दोस्तों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया को हकीकत की पता अब भी नहीं है। इल्जाम हजारों हैं, पता कुछ भी नहीं है। दिल में मेरे क्या लिखा है तुम पढ़ न सकोगे। दिल में मेरे क्या लिखा है तुम पढ़ न सकोगे। वो हकीकत की पता अब भी नहीं है। इल्जाम हजारों है, पता कुछ भी नहीं है। दिल में मेरे क्या लिखा है तुम पढ़ न सकोगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये समाजवादी सरकार जिसकी वजह से आज आपका गांव लोहिया बना, जिसकी वजह से आज आपके इलाके में विकास हुआ और आपने अपनी पसंद का नुमाइंदा चुना, इसकी वजह से विकास हुआ। अगर काश ऐसा ना हुआ होता तो शायद ये हालात ना होते। ये कहीं ना कहीं आपकी मोहब्बतों के सहारे, आपके प्यार के सहारे, आपकी दुआओं के सहारे हुआ। कोई नेमत किसी का बदल तो नहीं हो सकती। अभी हमारी फसलें खराब हुई, ये कुछ ना कुछ उसकी बेहतरी शामिल है। सरकार ने आपके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज 27 कितने लाख का चेक है इस गांव के? कुल कितने हैं? कुल कितना? 227 लोग। 227 लोगों को जो उनका गेहूं की फसल का नुकसान हुआ था उनको मुआवजा दिया गया है और मुआवजे की रकम 6,24,000 इस गांव में बांटी जा रही है। इससे पहले जितने काम हुए वो आप देख रहे हैं। शायद अब तक के 50-60 साल के कार्यकाल में और 3 साल के कार्यकाल में 3 साल में तुम्हारे काम हुआ। ये तब मुमकिन हो पाया है जब आपका प्यार मेरे साथ रहा है, आपकी मोहब्बतें मेरे साथ रही हैं। आज ये लोहिया गांव शेरपुर माफी में 200 से ज़्यादा महिला और पुरुष काश्तकारों को सरकार की तरफ से एक ख़ास मदद जो दैवीय आपदा से मुताल्लिक है दी जा रही है। मैं सरकार को इस दैवीय आपदा पर ही नहीं बल्कि जितनी भी सरकार की नीतियां हैं जिनमें किसी भी मजहब, जात, बिरादरी को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, उन तमाम नीतियों को लागू करने के लिए बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से अभी भी जो सरकार का कार्यकाल बचा है उसमें किसानों, मजदूरों और तमाम के विकास के लिए बेहतर से बेहतर ये सरकार काम करेगी। जहां तक इस शेरपुर गांव का ताल्लुक है, ये लोहिया समग्र विकास योजना में चयनित किया गया है। इसमें बहुत सारी स्कीमें लागू की गई हैं और अभी भी बहुत सारी स्कीमें लागू होने से रह गई हैं। मैं बिलारी नगर स्थित श्री कुमार तने वैश्य महासभा संगठन की ओर से चलाया जा रहा ग्रीष्मकालीन शिविर अभी जारी है। श्री कुमार तने वैश्य महिला संगठन की ओर से चलाया जा रहा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का 7वां दिन आज सफलता के साथ संपन्न हो गया। इस शिविर में अध्यक्षा श्रीमती अर्चना ने
श्रेष्ठ सभी सदस्यों एवं शिविर संगठन की सदस्यों नीलम गुप्ता, बीना गुप्ता, सीमा गुप्ता को इसका श्रेय दिया। शिविर की सचिव सुमन गुप्ता, कोषाध्यक्ष अनुपम गुप्ता ने विशेष सहयोग किया। प्रशिक्षण हेतु डांस में मिली गुप्ता, सीमा गुप्ता, हेयर स्टाइल में निशिता गुप्ता, मेहंदी में प्रज्ञा एवं ज्योति, हैंडीक्राफ्ट में मणि एवं रेखा गुप्ता, साड़ी बांधने में अनुपम एवं मीना गुप्ता, कढ़ाई में बीना गुप्ता के काम की सराहना की गई। सभी महिलाओं ने पूरी मेहनत और लगन से पहली बार लगाए गए इस शिविर को सफल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारी महिला मंडल की प्रशिक्षक और प्रशिक्षित महिलाओं के साथ उनकी बेटियों ने भी इस तरह से उनका पूरा सहयोग किया। स्वर्णा और अक्षित ने डांस में, निहारिका, अनन्या एवं ऐश्वर्या ने मेहंदी में पूरा सहयोग किया। अन्य सदस्यों मीना गुप्ता, किरण गुप्ता, रीमा गुप्ता, पूजा, प्रेमलता, नीलिमा गुप्ता, रश्मि गुप्ता, वंदना गुप्ता, नीलू गुप्ता आदि ने भी इस शिविर में अपना पूर्ण सहयोग दिया। ये श्री कुमार दल महिला बैच सभा की तरफ से हमने एक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर चलाया था। ये 17 तारीख से लगातार चल रहा है। मैंने महिला बैच सभा संगठन की ओर से ये महिला प्रशिक्षण शिविर चलाया है। 17 तारीख से लगातार सफलतापूर्वक चल रहा है। हमारी महिलाएं बहुत उत्साहित है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो महिलाएं हैं उनके बच्चे उनसे ज़्यादा उत्साहित है। उनकी बेटियां भी हमारा पूरा साथ दे रही है प्रशिक्षण देने में और वो लोग भी बहुत खुश हैं कि हमें कुछ अलग सा करने को मिल रहा है। और बच्चों ने ये अपना टैलेंट अपने अंदर ही छुपा हुआ था, उन्हें ये पता ही नहीं था कि हम में ये टैलेंट है और हम बच्चों को सिखा भी सकते हैं। हम पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि हमने जो ये प्रोग्राम कराया ये एक हमारा प्रयास है कि आप अपने बच्चों को भी भेजें और हम जो अपनी महिलाएं जो केवल घर तक सीमित है वो बाहर आके उस टैलेंट को बच्चों में दिखाएं सकें। बिलारी नगर के लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर में महिला सशक्तिकरण के लिए एक शिविर का शुभारंभ किया गया। बिलारी के लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर में महिला सशक्तिकरण के लिए 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण में छात्राओं को बेहिचक बोलने का अभ्यास कराया गया तथा आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए गए। नगर व ग्रामीण छात्राओं में इस प्रशिक्षण को लेकर खासा उत्साह एवं रुझान भी देखा गया। चौथे दिन के सत्र की शुरुआत सुधा शर्मा, निशा त्यागी व बीना गुप्ता ने नारी शक्ति गीत और नारी उत्थान जय घोष के साथ की। प्रशिक्षण के चौथे दिन कोच तनुजदीप ने फ्री स्टाइल व ग्रीको रोमन स्टाइल का प्रशिक्षण दिया। रोमन स्टाइल अभिवादन छात्राओं को खूब भाया। आत्मरक्षा के प्रारंभिक 10 अध्यायों के बारे में भी जानकारी देकर प्रशिक्षण देने की बात भी कही गई। प्रशिक्षक रुचि राघव ने छात्राओं को झिझक एवं संकोच त्याग कर उत्पीड़न के खिलाफ अपनी बात परिवार में अभिभावकों को बताने के विषय पर उदाहरण देकर समझाया। प्रशिक्षण आयोजन विजयपाल सिंह राघव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समाज सेविका ज्योति सिंह की प्रेरणा से 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण में कानूनी सलाह, महिला उत्पीड़न व पुलिस हेल्प के विषय में अधिवक्ता एवं शासन प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा, जिससे छात्राओं को उनसे संबंधित अधिक से अधिक जानकारियां हासिल हो सकें। इस अवसर पर रुचि राघव, निशा त्यागी, लक्ष्मी सिसोदिया, सुधा शर्मा, बीना गुप्ता, कीर्ति, दीपा राघव,
प्रिया त्यागी, मोहनलाल शर्मा, अभिषेक राठौर, रामकुमार सिंह, प्रेमपाल सिंह, आदित्य प्रताप, मनोज कुमार ने अपना सहयोग दिया। प्रतिभागी छात्राओं में आरती, कोमल गोस्वामी, स्वाति, सुहानी, अपेक्षा, श्रद्धा गौड़, मानसी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया। ये कार्यक्रम अमरपुर काशी की एक सामाजिक संस्था M&J विलेज ट्रस्ट की ओर से 10 दिवसीय निःशुल्क महिलाओं की आत्मरक्षा और कानूनी सलाह और उनको जो आजकल छेड़छाड़ की घटनाएं घट रही हैं उनसे कैसे वो अपना बचाव करें या किस तरीक़ा से वो अपने पुलिस की सहायता ले सकती हैं, उससे संबंधित ये शिविर का आयोजन किया गया है। और इसमें नित्य प्रति इन बच्चों को जूडो, कराटे, आत्मरक्षा के गुण और कानूनी सलाह ये सब दी जाती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समाज सेविका ज्योति सिंह, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, उनका एक ध्येय था कि ग्रामीण महिलाएं भी अपने अधिकारों के बारे में जानें और उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को वो किस तरीक़ा से फेस करें, किस तरीक़ा से अपने अधिकारियों को बताएं, इससे संबंधित की जानकारी दी जाती है, जिससे उनके ऊपर होने वाले अत्याचार वो अपने 100 नंबर पे 1090 पे अपनी जानकारी दे करके अपने उत्पीड़न के विषय में। बिलारी क्षेत्र के गांव मुड़िया राजा में विधिक साक्षरता के एक शिविर का आयोजन किया गया। मुड़िया भीकम गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर लगाकर ग्रामीणों को गुटखा, तंबाकू चबाने, धूम्रपान से होने वाली हानियों आदि के विषय में जानकारी दी गई। इसके अलावा झाड़ फूंक और धन दुगना करने वालों से भी सावधान रहने की सलाह दी गई। शिविर में तहसीलदार VK कुशवाहा बोले कि आज के वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। चालाक लोग धन दुगना करने, झाड़ फूंक के नाम पर आपकी मेहनत की कमाई को ले जाते हैं, बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता, इसलिए ऐसे लोगों को पकड़कर कानून के हवाले करना चाहिए। इसके अलावा धूम्रपान, गुटखा से होने वाली क्षति के बारे में भी बताया गया कि इससे धन, बल, मन सभी की हानि होती है। इससे बचकर रहें क्योंकि जीवन अनमोल है, इसे अच्छी तरह से जिएं। शिविर के दौरान धूम्रपान, गुटखा आदि से दूर रहने का संकल्प भी दिलाया गया। शिविर में निःशुल्क विधिक साक्षरता समिति के चैतन्यपाल सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, SP सिंह राघव, पेशकार राजा राम, रियाज अहमद प्रधान आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तहसील बिलारी के गांव मुड़िया भीकम में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर उपस्थित लोगों को तंबाकू चबाने से होने वाली हानियाँ और इससे बचने के उपाय के बारे में व झाड़ फूंक बुराई के संबंध में लोगों को जागरूक करने हेतु जानकारी उपलब्ध कराई गई। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को भी इसके? मैं इससे ये संदेश देना चाहता हूँ कि लोग, पहली बात तो ये है कि तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी इसका सेवन करना बंद करें, इससे दूर रहें, क्योंकि ये इससे जानलेवा बीमारियां पैदा होती हैं, कैंसर हो जाता है, आदमी मर जाता है। और दूसरी बात ये है कि लोगों को, बच्चों को शिक्षित करें, जागरूक करें, खुद भी जागरूक हों, और जिससे कि जो झाड़ फूक की आड़ में, तंत्र मंत्र की आड़ में लोगों का शोषण होता है, लोगों तमाम समाचार पत्रों में निकलता रहता है, इस तरह के कार्य हो रहे हैं, इस पर रोक लगाई जा सके और लोग समझदारी से काम करें। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।